हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एंड आज हम डिस्कस करेंगे एमाइल डर्कहाइम का जो थ्योरी है अपनी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज दैट ही रोट है। इट इज़ अबाउट सुसाइड। और ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्यों बन जाती है? क्योंकि डर्कहाइम ने इसमें बात क्या करता है डर्कहाइम कि इट इज़ अ सोशोलॉजिकल फिनोमेना सुसाइड। इसके पहले माना क्या गया था? इसके पहले मानते थे कि इसकी सुसाइड इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, कि आपकी साइकोलॉजी, दिमाग के अंदर कुछ ऐसे करंट आते हैं, आप सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हो। लेकिन डर्कहाइम कहने कि नहीं, इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल। यही डर्कहाइम की ब्यूटी भी है। डर्कहाइम ने बहुत सारे दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स, बाकी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स उठाकर सोशोलॉजी में डाल दिए और उन्होंने बोला कि इट इज़ अ सोशोलॉजिकल फिनोमेना। ये सोशोलॉजिकल फिनोमेना प्रूव करने के लिए शुरू कैसे करते हैं? अगर आप ये थोड़ी कहानी जान लो तो कहानी समझनी सुसाइड की थ्योरी की बहुत ही आसान हो जाती है। ये इन्होंने किया क्या, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना कि इन्होंने बहुत सारा डेटा मंगवाया सुसाइड का अपने पड़ोसी मुल्कों से। एंड पड़ोसी मुल्कों से ऐसा नहीं मंगवाया कि सिर्फ और सिर्फ लेट्स से आप मुझे एक जगह का भेज दो, बेल्जियम का भेज दो या सिर्फ जर्मनी का। अक्रॉस यूरोप, इन्होंने अक्रॉस यूरोप डेटा मंगवाया। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि स्पेशली, कि अगर देखा जाए कि कि स्पेस में अगर देखा जाए, स्पेस मतलब कि आसपास के इलाकों में स्पेस वर्ड यूज करते हैं ना उसके लिए, कि स्पेशली देखा जाए, स्पेशली भी सब जगह से डेटा आया था, काफ़ी वाइड स्प्रेड था। एंड दूसरा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने मंगवाया कि कुछ एक टाइम का, कि आप मुझे पिछले 1 साल का भेज दो या पिछले 2 साल का। इन्होंने पुराना डेटा मंगवाया, बहुत पुराना डेटा भी इन्होंने स्टडी किया। मतलब टेम्पोरली, टाइम में देखा जाए तो टाइम में भी इन्होंने सुसाइड का बहुत सारा डेटा स्टडी किया। तो स्पेशली भी इनकी स्टडी मानी गई कि काफ़ी वाइड है। टेम्पोरली भी मानी गई कि ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी की बात कर रहे हैं। डेटा में उठा के चेक किया, इन्होंने बताया कि देखो कि वेरियस सोसाइटीज़ में इन्होंने सोसाइटीज़ कंपेयर करी। और अब यहाँ पे ये बात बताते हैं कि कहते हैं लेट्स से अगर सोसाइटी को हम डिवाइड कर दें, कि लेट्स से एक हो सकते हैं कि ज्यूज़, है ना, जूस होते हैं जो, एक हो सकते हैं लेट्स से जो सोसाइटी हो सकती है कैथोलिक। कैथोलिक में भी कहते हैं, अगर देखें दो तरह के, एक प्रोटेस्टेंट जो धर्म को मानते हैं, और एक सॉरी क्रिश्चियनिटी में दो तरह के हो सकते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। तो ऐसे बहुत तरह से ये तोड़ के देखते हैं कि अब लेट्स से लोग दो तरह से हो सकते हैं, मेन एंड विमेन। मेन दो तरह से आगे हो सकते हैं कि मैरिड, अनमैरिड। तो इस तरह ये बहुत तरह से सोसाइटी को एनालाइज चाहते हैं करना। एंड देन ये देखते हैं कि किसमें कितना सुसाइड का रेट चल रहा है। ठीक है, जैसे इन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट अनमैरिड, मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, प्रोटेस्टेंट अनमैरिड लोगों में सुसाइड का रेट ज़्यादा था एज कंपेयर टू कैथोलिक मैरिड। और वो कहते हैं कि अगर मैं टाइम में देखता रहूँ, अगर मैं टाइम में झांक के देखूँ पिछले सालों में, तो लेट्स से जो ये प्रोटेस्टेंट अनमैरिड जो लोग थे, प्रोटेस्टेंट अनमैरिड, इनमें लेट्स से मान के चलो, ऐसे मैं आपको नंबर ले रहा हूँ कि मान लो 4% लोग सुसाइड करते हैं। कहते जब मर्जी उठा के देखो हिस्ट्री में 4% लोगों ने सुसाइड किया ही होगा। तो यही इनकी थ्योरी है कि इसका मतलब ये एक सोसाइटी का फिनोमेना है ये। ठीक है, ये इट इज़ अ सोशोलॉजिकल फिनोमेना। ऐसा नहीं है कि किसी किसी के दिमाग में कुछ करंट आएगा वो जाके सुसाइड कर लेगा, नहीं। कहते सोसाइटी में ही ऐसे फीचर्स हैं, कुछ सोसाइटी में ही ऐसे कुछ आपके, उनको क्या बोलते हैं, ये सोशल करंट्स हैं जो इसको सुसाइड को एक क्या बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनका वर्ड है, दैट इज व्हाट, सुसाइड को सोशल फैक्ट बनाते हैं। तो ये बात क्लियर है ये वाली, कि सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट बिकॉज द रेट ऑफ सुसाइड इन वेरियस सोसाइटीज इट इज फेयरली कांस्टेंट। तो इसी पे बात करेंगे, आपको मैं फटाफट क्विकली समझाता हूँ आगे, कि है छोटा सा टॉपिक अगेन। तो सुसाइड के बारे में एक पहले डेफिनेशन जाननी जरूरी है कि किस चीज को सुसाइड माना गया। तो बोलते हैं कि एनी डेथ कॉज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by a positive or negative action of the victim himself which he knows will produce this result। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का एक्शन, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे उस एक्शन को करने से या उस एक्शन के एक किसी प्रभाव से, या इनडायरेक्टली, कि आपको पता है कि विक्टिम को पता है कि ऐसा करने से उसकी जान जा सकती है। विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट, दिस मतलब डेथ, कि ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टली क्या हो सकता है कि बिल्डिंग से कूद गया कोई इंसान, पता है भाई बिल्डिंग से कूद गया तो दैट इज इट। इनडायरेक्टली क्या हो सकता है? इनडायरेक्टली का मतलब कि लेट्स से कि अपनी आपने जो किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, उस बिल्डिंग में घुस गए,
है ना, किसी बिल्डिंग में आग लगी है, उस बिल्डिंग में आप एंटर कर जाओ तो वो भी सुसाइड ही माना जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली है कि बिल्डिंग में से कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग से आप जैसे वहां पर आप चले गए एक जगह पर जहां पर वेयर देयर वाज डेंजर, लेट्स से कि गाड़ी तेज चलाना इट इज इनडायरेक्ट। आपको पता है कि ऐसा करने से यू माइट बी हार्म्ड, गाड़ी तेज चला रहे हो, एक लेट्स से सामने से ट्रेन आ रही है आपको, लेकिन फटाफट क्रॉस करना है उसको, आपको वो जो ट्रैक क्रॉस कर रहा है, आप फटाफट से भाग के ट्रैक क्रॉस करते हो, रेल जो लाइन है क्रॉस करने के ट्राई करो, तो आपको पता है कि उससे जान जा सकती है। तो वो इनडायरेक्टली चीजें हैं वो सभी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन क्या होता है? पॉजिटिव एक्शन उस एक्शन को बोलते हैं, वो वाली सिंपल सी बात है वैसे, कि जो आपको पता है कि ऐसा करने से जान चली जाएगी, ठीक है, ओके। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं अपने ऊपर कैरोसिन डाल लूं और आग लगा लूं तो जान चली जाएगी, जहर खा लूं जान चली जाएगी, पॉजिटिव एक्शन है। नेगेटिव एक्शन क्या होता है? नेगेटिव एक्शन का मतलब होता है कि ये मैं नहीं करूंगा, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे एस्थमा का अटैक आया और मैं दवाई नहीं खाता तो इट माइट किल मी, ठीक है। और लेट्स से कि मेरे को अगर मुझे लेट्स से वो ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है और मैं ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं लेता तो इट इज़ अ नेगेटिव एक्शन। तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए था तो मैं, ठीक है। तो गेटिंग इट, पॉजिटिव नेगेटिव एक्शन में फ़र्क, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपसे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन देखो अगर, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, डेथ कॉज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एंड कौन से एक्शन से? पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन ऑफ द विक्टिम हिमसेल्फ विच ही नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट, ठीक है जी, ओके। चलो और आई एम सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है आज, लेकिन मैंने को था कि लेक्चर खत्म करने ही करने हैं, हम थोड़ा रैपिडली चलेंगे। एंड इसमें डरखाइम की जो स्टडी करी सुसाइड की, ये बहुत फेमस स्टडी क्यों है? क्योंकि इसमें डरखाइम ने कुछ स्पेसिफिक मेथड्स यूज किए हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है? जैसे कि आपने मल्टीपल वेरिएबल्स लिए, बहुत सारे वेरिएबल्स लिए, जैसे एक वेरिएबल ले लिया आपने किसी का रिलीजन, एक वेरिएबल ले लिया आपने किसी का जेंडर, एक वेरिएबल लेट्स से प्लेस, आपने इन मल्टीपल वेरिएबल्स के बीच में एनालिसिस करके चेक किया कि कितना कोरिलेशन है। कोरिलेशन नामक एक चीज पढ़ी ना आपने, कोरिलेशन की कितना आपस में, लेट्स से अगर रिलीजन और जेंडर में क्या ताल्लुकात हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हाई होता है आप बोलते हो कि एक चीज बढ़ती है दूसरी बढ़ जाती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो होता है मतलब कोई ताल्लुकात नहीं है, अगर लेट्स से माइनस में होता है आप बोलते हो कि एक बढ़ती है दूसरी घट जाती है। तो उन्होंने मल्टीवेरिएट एनालिसिस किया, सोशियोलॉजी में पहली बार ऐसा हुआ था कि ये स्टैटिस्टिक्स के टूल्स यूज हुए। तो ये डरखाइम ने, आजकल तो इतना कॉमन है सोशियोलॉजी में कि स्टैट्स के टूल यूज करना, लेकिन डरखाइम वाज द फर्स्ट वन टू डू दैट एंड इस स्केल पर। एंड इन्होंने कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल्स, ये वर्ड सिर्फ आप याद करो, इतना कोई डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो पैरेलली बढ़ते या घटते हैं, कि रिलीजन के साथ साथ जेंडर का रोल है ना, कॉन्कॉमिटेंट, कि रिलीजन एंड जेंडर कैन को एग्जिस्ट एक ही इंसान में, कि उसी का रिलीजन भी हो सकता है, कोई जेंडर भी कुछ और हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है लेट्स से कि जेंडर के हिसाब से भी किसी को देख सकते हो, लेट्स से मेन एंड वुमेन, एंड उन मेन वुमेन में आगे उनके धर्म भी हो सकते हैं, कोई माइट बी क्रिश्चियन, माइट बी जू, माइट बी मुस्लिम, माइट बी समथिंग एल्स। तो कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल्स की जो पैरेलली एग्जिस्ट करते हैं एंड कैसे वो वेरी करते हैं, एंड देन सर्वेज यूज किए एक्सटेंसिवली, सर्वे इतने कॉमन नहीं थे तब, तो सर्वे यूज किए उन्होंने। तो इसीलिए साइंटिफिक स्टडी, इसीलिए बोलते हैं कि डरखाइम इज अ पॉजिटिविस्ट, कि काफी ज्यादा प्रभावित है ये किससे? नेचुरल साइंसेस से, कि नेचुरल साइंसेस में यूज होते हैं सब तरीके ये वाले, तो वो सब तरीके यूज किए उन्होंने अपनी स्टडीज में, ठीक है दोस्तों। तो ये बात मत भूलना, एक तो ये डेफिनेशन मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलीजन की आएगी डेफिनेशन, वो भी पढ़ेंगे हम ढंग से, डीओएल की डेफिनेशन, ये वो एक एक चीज की, डरखाइम में सोशल फैक्ट, ये वो सब की डेफिनेशन दी है। तो डेफिनेशन ओरिएंटेड थोड़ा सा काम करता है डरखाइम, तो आपको भी वही करना है, डेफिनेशन पक्का देनी है, क्योंकि ही इज अ प्रोफेसर। ये बात आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर ही इज अ प्रोफेसर, तो प्रोफेसर का आदत है ना, दे आर इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि चीजों को थोड़ा
कि ऐसे एक्सप्लेन करके बताया जाए और डेफिनेशनल ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो उनकी कंक्लूजन क्या थे कि इट इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, कि बहुत ही रेंज ऑफ वेरिएबल्स है जो जो इम्पैक्ट करेगा। एंड डिफरेंट सोसाइटीज़ में अगर हम झांक कर देखें तो उनमें जो रेट ऑफ सुसाइड है ये काफ़ी कांस्टेंट चलता है। ऐसा नहीं है कि इस साल इतने लोग मर जाएंगे, अगले साल थोड़ा कम हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं, कहते इट इज़ फेयरली कांस्टेंट। तो दैट मीन्स ये कहते क्लियरली शो करता है दैट इट इज़ अ सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम और नॉट अ प्रॉब्लम। मैं प्रॉब्लम बोल के वैल्यू अटैच नहीं करूंगा ना, अच्छी बात है बुरी बात है, दैट इट इज अ सोशियोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में पक्का डालना है अपने। वो कहने हैं कि सुसाइड करने के लिए समाज में, सुसाइड करने के लिए सोसाइटी में क्या होती हैं, सुसाइडोजेनिक फोर्सेस। देखो फोर्सेस किसका वर्ड है, ये फिजिक्स का वर्ड है ना, फोर्सेस, फोर्सेस फिजिक्स का वर्ड है, न्यूटन ने लॉ दिया है फोर्सेस का। तो तो कह रहे हैं समाज में कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो सुसाइड को बढ़ावा देती हैं। एंड कहते हैं उनको चार तरह से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरह से मैं आपको मैं समझाने की ट्राई करता हूँ कि जो सुसाइडोजेनिक फोर्सेस क्या बोलते हैं। वो कहते हैं देखो दो तरह से हो सकता है यहाँ पर। पहला वो बोलते हैं कि ये है पहली, ये इस फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन, कि कितना इंसान इंटीग्रेटेड है या कितना इंसान जुड़ा हुआ है किससे, सोसाइटी से। अगर देखो वो डरखाइम कह रहा है कि ज़्यादा या कम दोनों ही डेंजरस है। अगर सोसाइटी से आप ज़्यादा जुड़े हुए हो, हाई, सोसाइटी से इंटीग्रेशन हाई है, तो ऑल्ट्रोइस्टिक। ऑल्ट्रोइज्म का मतलब क्या होता है, ऑल्ट्रोइज्म का मतलब होता है कि किसी और के लिए जान न्यौछावर करते हैं ना। जैसे लेट्स से कि ऑल्ट्रुइज्म का ही एक वो है नतीजा कि बहुत सारे लोग बिना किसी बात के जाके जंग के मैदान में चले जाते हैं और लड़ने किसी और के लिए। और लेट्स से अगर आप बोलो कि कितनी सारी जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पर लेट्स से आप देखते हो कि आपके मदद करने के लोग सामने आते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो वो इसलिए ऑल्ट्रुइज्म में ऐसा होता है कि ऑल्ट्रुइज्म कि किसी और का भला करने के लिए आपने, या फिर किसी और का भला मतलब क्या हुआ, समाज, समाज का भला करने के लिए आपने खुद को न्यौछावर कर दिया कि कोई बात नहीं, मेरी जान कोई कोई कीमत नहीं है। एक ऑल्ट्रुइज्म में आप जैसे जैसे जिहादी अटैक सुनते हो आप, जिहादी अटैक, जिहादी अटैक भी कहीं ना कहीं ऑल्ट्रुइज्म का ही होता है कि कम्युनिटी को सर्व करने के लिए आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई सेल्फ। तो वो जो फिदायीन हमला बोलते हैं जिसको शायद, है ना, तो वो भी एक तरह का ऑल्ट्रुइज्म ही है। किसी के लिए टेररिस्ट है वो, लेकिन जिस समाज को वो सर्व करने की बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी समाज के लिए अपनी जान दे दी, वो क्या है, ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत हाई है, सोसाइटी से बहुत जुड़े हुए लोग हैं वो। एंड देन है लो। लो का मतलब कि कोई मुझे परवाह नहीं, सोसाइटी की जो करती है जो करती ना करे। तो इसलिए सोसाइटी से अगर इंटीग्रेशन लो होगी तो क्या बोलते हैं उसको, ईगोइस्टिक, कि मेरे को जो करना है वो मैं करूं। और अकॉर्डिंगली ईगोइज्म एक वर्ड ही ऐसा है, ईगो, ईगो का मतलब होता है आई, कि मतलब सब कुछ मेरे मेरे लिए है। इफ देर इज कि सोसाइटी मेरे से जुड़ी हुई ही नहीं है, सोसाइटी मेरे बारे में ना सोचती है ना कुछ करती है, मुझे कोई परवाह नहीं सोसाइटी से। कहता अगर आप ऐसा फील करना शुरू कर दोगे, डरखाइम कहता है, तो भी सुसाइडल हो जाओगे, सुसाइडोजेनिक फोर्सेस काम करेंगी, ठीक है। बात समझे वाली। सोसाइटी से कितने जुड़े हुए हो, ज़्यादा जुड़े हो तो भी कहते खुद को मारने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, कम जुड़े हो तो भी खुद को मारने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ज़्यादा जुड़े जुड़े होने में क्यों बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर वो कहते हैं ऑल्ट्रुइज्म में औरों पे खुद को न्यौछावर कर दोगे आप। दूसरे लो में आपको लगेगा कोई आपकी परवाह नहीं करता, कोई नोबडी केयर्स फॉर यू, तो अकॉर्डिंगली ईगोइस्टिक होकर खुद के बारे में सोचते हुए सिर्फ यू विल डाई, ठीक है। तो एक ये देखो, ये यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये यू विल नहीं बोलता, डरखाइम नेवर सेज यू विल डाई और यू विल कमिट सुसाइड। डरखाइम एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है, सिर्फ ये विल की बात नहीं करता। डरखाइम इज ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि लोग सुसाइड क्यों करते होंगे। वो कह रहा है या तो समाज से ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाते हैं तो, या कम होते हैं तो, ठीक है। दूसरी फोर्सेज जो आ रही हैं ये है फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन, कि समाज आपको कितना रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब आपके एक्शंस को कितना वो कंट्रोल करने की ट्राई करता है। तो रेगुलेशन में अगेन हाई, वो कह रहा है अगर समाज आपको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है, ये करो और ये मत करो, तो अब तो फेट, फेट सुना आपने, फेट क्या होती है, फेट इज़ योर किस्मत,
किस्मत। तो कहता है आपको क्या लगेगा फिर, आपको यू विल फील कि सब कुछ ही किस्मत, जो मेरी किस्मत में ही लिखा है ये रेगुलेट होना, तो यू माइट किल योरसेल्फ। तो आप क्या बन जाओगे, फेटलिस्टिक। कि उसको फेटलिस्टिक सुसाइड बोलता है वो, कि आपको लगता है कि सब कुछ ही आपकी किस्मत, आपकी फेट इज डिसाइडेड, तो लेट मी एंड माई लाइफ। जैसे ये सुसाइड बहुत ज़्यादा देखे जाते थे, आजकल तो इतने नहीं होते ये स्लेव सोसाइटी में, क्योंकि स्लेव को लगता था कि देर इज जस्ट नो एस्केप एट ऑल, कि वो अगर स्लेव पैदा हुआ उसको स्लेव ही मरना पड़ेगा, तो इससे बेटर है कि क्या ये ज़िंदगी जीनी, तो लेट अस किल आवरसेल्व्स। तो बहुत सारे जैसे ना, जब जब वो अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव लेके जाते थे अमेरिका में, तो बहुत सारे स्लेव रास्ते में किश्तियों से छलांग लगाते थे सी में, और खुद को मार लेते हैं कि स्लेव ही रहना जिंदगी भर, तो इससे बेटर है मर जाओ, क्योंकि फेट, हमारी किस्मत ही यही है। ओके, जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली एक केस था, रोहित वेमुला केस। थोड़ा सा करंट अफेयर डाल दोगे तो भी अच्छा लगेगा ना। रोहित वेमुला केस, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, वहां पर वो एक अपनी उनकी जो लेटर थी, उस लेटर में ही राइट्स दैट माई बर्थ, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वो लिखते हैं कि दैट माई बर्थ इज अ फेटल एक्सीडेंट, कि मैं पैदा हुआ हूँ अगर एक दलित, समाज मुझे कभी भी, मेरी किस्मत ही यही है, समाज ने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है, बहुत दर्द लिख दिया है, एंड समाज ने मेरी किस्मत में ही बहुत सारे धक्के लिख दिए, तो इसीलिए कहते हैं इन धक्कों से मैं छुट्टी नहीं पा सकता कभी भी। मैंने बहुत ट्राई की लड़ने की, रोहित वेमुला लिखता है अपने लेटर में, तो लेकिन मैं नहीं पा सकता, नहीं पा पाया अपनी, एंड देन ही डिसाइड्स टू किल हिमसेल्फ। तो वो फेटलिस्टिक हो सकता है, वी डरखाइम होते हैं जिंदा, तो शायद रोहित वेमुला के केस को, जो सुसाइड को फेटलिस्टिक सुसाइड मान लेते। एंड देन आते हैं अपना, अगर की रेगुलेट, अगर सोसाइटी आपको बिल्कुल ही कम रेगुलेट कर पाई, सोसाइटी जो बोल रही है वो आपको आप तक नहीं कन्वे हो पाया, या आपको सोसाइटी रेगुलेट नहीं कर पाई, उसको क्या बोलते हैं, एनॉमिक। डरखाइम का बहुत ही खास वर्ड है ये एनॉमिक, हमने डीओएल में पढ़ा था बड़ी वाला एनॉमिक। एनॉमिक का मतलब क्या होता है, नॉर्मलेसनेस। जैसे नॉर्मलेसनेस को वो ए नॉर्म बना देता है ना, ए नॉर्म, कि नॉर्म हट गए तो एनॉमिक बन जाता है। ऐसे याद रखना, नॉर्म से बना दिया एनॉमिक। ठीक है दोस्तों, तो एनॉमिक इन आपको वो नॉर्म्स ही नहीं बता पाए, एंड सोसाइटी आपको नॉर्म्स ही नहीं समझा पाई, एंड इस चक्कर में क्या हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं, आपने नॉर्म्स तोड़ दिए, एंड अकॉर्डिंगली सुसाइड। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है फार्मर सुसाइड। हम फार्मर सुसाइड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फार्मर सुसाइड को डरखाइम के इस हम 4 वाली फोर्सेस वाले तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, कि इंटीग्रेशन हाई लो, रेगुलेशन हाई लो। ठीक है, लेकिन फार्मर सुसाइड में इनॉमिक का मतलब क्या हुआ, लेट्स से कि एक नॉर्म होता है। एक नॉर्म क्या होता है कि आपने सुनी होगी ना एक कहावत, ये उतने पाँव पसारिए जितनी चादर होए। इसका मतलब क्या होता है कि उतने ही काम, लेट्स से मेरी इनकम है, लेट्स से 50,000 रुपये, मैं गाड़ी खरीद लूँ 50 लाख की, तो गलत किया ना मैंने, फिर वो अब वो उधार वापस कर नहीं पाऊंगा मैं, तो अकॉर्डिंगली फिर मुझे हो सकता है कि खुद खुद को मारना पड़े, सुसाइड करना पड़े। तो यही चीज़ ऐसे फार्मर सुसाइड में देखी गई है, कि जैसे विदर्भा में पर्टिकुलरली, वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जो सूटेबल कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन किसानों ने ग्रीन रेवोल्यूशन वाले तरीके अपनाने की ट्राई करी, नॉर्म थोड़ा तोड़ने की ट्राई करी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कंडीशन सही नहीं होती, कई बारी एल नीनो आ गया, कुछ हो गया, तो फार्मर्स को खुद को मारना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है। तो डरखाइम होता है उसको एनॉमिक बोलता। तो बाकी हम पूरा एनालिसिस करेंगे। अभी एक मिनट को साफ करते हैं पहले, सॉरी। हाँ जी, तो डरखाइम की 4 फोर्सेस कौन सी हैं, इंटीग्रेशन में हाई लो, ठीक है, रेगुलेशन में हाई लो, ये याद रखना हमेशा, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन बहुत जुड़े हुए हो तो ऑल्ट्रोइस्टिक, अगर बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए, आप अकेला खुद को फील करते हो, ईगोइस्टिक, आई, सिर्फ आई वाली फीलिंग, रेगुलेशन बहुत हाईली रेगुलेटेड हो, किस्मत पूरा समाज डिसाइड कर रहा है, फेटलिस्टिक, रेगुलेशन का असर ही नहीं है यहाँ पर कोई, तो एनॉमिक, नॉर्म्स तोड़ के काम कर रहे हो, रेगुलेट ही नहीं होते आप। ओके, तो ये 4 तरह के फोर्सेस हैं डरखाइम बोलते हैं, एंड वो कह रहे हैं कि हर सोसाइटी में ये सोसाइडोजेनिक फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, जिसको वो क्या बोलता है, सोशल करंट्स, कि सोशल करंट्स के नाम से ये फोर्सेस काम कर रही हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सुसाइड सोशल फैक्ट कैसे बन जाता है, क्योंकि रेट फेयरली कांस्टेंट है मेरी सोसाइटीज़ में, साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लोग भी, जिनको कोई सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी सुसाइड किया है, तो इसलिए डरखाइम बोलता है कि साइकोलॉजिकल तो नहीं है। एंड
कितने सारे जो दिमागी रूप से जो बीमार थे उन्होंने सुसाइड नहीं किया। तो कहते हैं इसका मतलब साइकोलॉजिकल तो बिल्कुल नहीं है, डरखाइम बोल रहे हैं, ठीक है, हम ये पॉइंट पेपर में यूज करेंगे। एंड देन वो बोलते हैं कि इसीलिए फोर्सेस कौन सी इंटीग्रेशन रेगुलेशन की है, फोर्सेस कौन सी इंटीग्रेशन विद व्हाट, विद समाज, सोसाइटी, रेगुलेशन किसकी, समाज की, सोसाइटी की। तो इसीलिए कहते हैं सोसाइटी से चलती हैं चीजें, सोसाइटी से ही निकलती हैं। एंड एंड वो बोलता है कि डरखाइम का ये बहुत ही एक जबरदस्त पॉइंट है ये। वो बोलता है कि सोसाइटी में एक रेट ऑफ सुसाइड इज नॉर्मल, इतने तो होते ही होते हैं। कहते हैं जैसे जैसे ये इतना रेट चलता रहेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा, जब ये रेट ब्रीच हो जाता है तो थोड़ा सा शोर मचता है, लेकिन कहते वापस कहते जब शोर मचेगा तो फिर से सोसाइटी शुरू हो जाएगी। जैसे आपको मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ, हर एक चीज़ जैसे ना डरखाइम कितना कितना ऑसम थिंक करके हुए हैं कि हर एक चीज का एक रेट समाज में कांस्टेंट है। रेट मतलब कि दर, कि कितने कितने हजार में से कितने लोग करते हैं, है ना। तो डरखाइम जैसे इंडिया में इमेजिन करो, रेप, रेप क्या नहीं होता इंडिया में, कितने सारे रेप्स हो रहे हैं क्या, लेकिन हर वक्त चल रहे हैं सड़कों पे, लोग उतर गए, नहीं उतरे बिल्कुल भी। लेकिन जब निर्भया रेप केस हुआ तो क्या हुआ कि रेट ऐसा लगता है आपको कि सोसाइटी को फीलिंग आती है कि जो रेट ऑफ रेप्स एकदम से बहुत रैपिडली बढ़ गया, तो सभी लोग सड़कों पे उतरे, सड़कों पे उतरे। तो उसके आसपास शोर मचा, सोसाइटी ने क्या किया, जो लेट्स से कि एक ये था, मान लो ये अपने पास एक नॉर्मल रेट है, लेकिन जब रेट बहुत बढ़ गया, बहुत सारे रेप्स होने शुरू हो गए, बहुत सारे मर्डर्स, या लेट्स से जो भी रेट था उसको क्रॉस कर गया, सोसाइटी काम करेगी इसको वापस नीचे की तरफ लेके आने की ट्राई करेगी, वापस इट विल ट्राई टू रीस्टोर, कि इसको रीस्टोर किया जाए, जिस लेवल पे था उस लेवल पे वापस लाया जाए। तो सोसाइटी की टेंडेंसी क्या होती है, रीस्टोरिंग। तो डरखाइम ऐसा मानता है कि एक रेट इज कांस्टेंट, जैसे ही वो रेट, जैसे मान लो ये बेस था, ये इतना रेट वाज कांस्टेंट, लेकिन जैसे ही इतना पहुंच जाएगा सोसाइटी विल विल ट्राई इसको वापस लाने के लिए, इतना वापस आ जाएगा, फिर से एवरीथिंग विल बी ओके। तो कह रहे इसलिए जीरो तो कर ही नहीं सकते। जो अगर पॉलिसी बनानी है, अगर आपको पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि एक जो कांस्टेंट रेट चल रहा है उतना ही मेंटेन रहे, वो क्राइम उसको या फिर जो भी है, जो भी कोई चीज़ है उसको ब्रीच ना करे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट भी थी ये पॉलिटिकल मैटर, जो पॉलिसी मैटर्स में, कि कैसे हम कि जीरो क्राइम को रीच कर सकते हैं, कभी कहते नहीं कि जीरो क्राइम कभी रीच नहीं कर सकते, हाँ एक रेट ऑफ क्राइम है वो ब्रीच ना होने दो बस, उस तक कहते सोसाइटी नॉर्मली काम करती है, ठीक है। ओके, चलो फार्मर सुसाइड का केस एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, डरखाइम कैसे एनालाइज करते हैं। वो कह रहे हैं कि फार्मर सुसाइड के बारे में बात करें कि पिछले 2 दशक में देखा गया इंडिया में बहुत फार्मर ने सुसाइड करा है। इसके कारण क्या हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर की इनकम नहीं बढ़ रही, कंज्यूमरिज्म आ गया कि ना किसानों ने भी आजकल बड़े बड़े ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदने शुरू कर दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो जैसे कंज्यूमरिज्म का मतलब एग्जैक्ट क्या हुआ कि जैसे अभी किसान को ट्रैक्टर चाहिए, तो लेकिन ट्रैक्टर भी कौन सा, एक पर्टिकुलर ब्रांड का, कि लेट्स से मुझे वो बड़े इतने हॉर्स पावर वाला 100 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर चाहिए, जॉन डियर कंपनी है जो अमेरिका की, फोर्ड का ट्रैक्टर चाहिए। तो क्या है वो बेस्ट ट्रैक्टर्स है, नहीं बेस्ट ट्रैक्टर्स नहीं, वो ब्रांड है, ठीक है। कंज्यूमरिज्म घुस चुका है किसानों तक भी, ठीक है, बिल्कुल एकदम विलेज लेवल तक। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जाननी। तो लोन रीपेमेंट को फेलियर हो जाता है। एंड अब देखो मैं आपको 4 तरह से 4 व्यू दिखा रहा हूँ, जो हमने जो 4 फोर्सेस पढ़ी थी, कौन सी हमने पढ़ी थी, लेट्स से एक कि जब फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन हाई एंड लो होती हैं, फोर्स ऑफ इंटीग्रेशन हाई एंड लो में अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 तरह के सुसाइड आ रहे थे। अगर लो हो रही थी तो इगोइस्टिक आ रहे थे, अगर फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन हाई थी तो हमारे पास कौन से तरह के सुसाइड थे। अब यहाँ पे प्लीज यू ट्राई टू राइट इट डाउन योर सेल्फ, तो दैट वॉज ऑल्ट्रोइस्टिक, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास फोर्सेस ऑफ यहाँ पर रेगुलेशन थी, फोर्स ऑफ रेगुलेशन भी हाई एंड लो थी। अगर हाई रेगुलेट होगा फेटलिस्टिक कहलाएगा, अगर फोर्सेस ऑफ रेगुलेशन लो होंगी तो वहाँ पर वो देवर कॉल्ड एनॉमिक, कि नॉर्म फॉलो नहीं कर रहे। तो अब ये चारों में हम एक एक तरह से देख लेंगे कि कैसे चारों के केसेस बनते हैं फार्मर सुसाइड में, कि फार्मर सुसाइड को चारों तरफ से ही आप देख सकते हो। तो ये डरखाइम भी बोलता है कि जरूरी नहीं है कि एक चीज को आप सिर्फ एक तरह से देख सकते हो, इट कैन डिपेंड कि कौन से
फैक्टर्स कहाँ काम कर रहे हैं, हो सकता है एक ही चीज को चार तरह से भी देख सकते हो आप, ठीक है। ओके, अगर फार्मर के व्यू से देखें, फार्मर के व्यू से ईगोइस्टिक कैसे दिखता है ये, फार्मर को लगता है कि ही हैज बीन लेफ्ट अलोन, कि किसी को उसकी परवाह नहीं है और समाज उसके बारे में कुछ नहीं सोचता, तो उसको लगता है कोई इंटीग्रेटेड नहीं है समाज से वो, तो वो उसको फार्मर्स के पॉइंट से वो ईगोइस्टिक नजर आता है। एंड देन गवर्नमेंट के पॉइंट से देखें, गवर्नमेंट उसको एनॉमिक मानती है कि आपने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए। नॉर्म्स होते हैं जैसे ना कि कितना उतना ही मैं लोन लूँ जितना मैं रीपे कर सकता हूँ, कि मैं क्यों फालतू कंज्यूमरिज्म में जा रहा हूँ जब मैं इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मेरी ज्योग्राफी मुझे क्या बोलती है, कौन सी फल उगाऊं, कौन सी सब्जी उगाऊं, कौन से खेत उगाऊं, है ना। तो ये वाला तो कमेंट करिए, आपने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए रिस्क के एटसेट्रा, तो इसलिए इनॉमिक कहलाते हैं। एंड समाज की तरफ से देखें, समाज की तरफ से ये ऑल्ट्रुइस्टिक भी आ सकता है कि उन्होंने कि ऑल्ट्रुइस्टिक कैसे आप उसको प्रूव कर सकते हो अपने एग्जाम में, जस्टिफाई कर सकते हो कि लेट्स से कि एक वैल्यू है समाज में, एक चीज अच्छी मानी जाती है कि अगर उधार लिया है तो वापस तो करना ही चाहिए, है ना। देखो विजय माल्या ने वापस नहीं किया, कितना समाज उसका बहिष्कार कर रहा है, तो ये तो समाज की वैल्यू है ही है कि लोन लिया है तो वापस करो। तो अगर आप वापस नहीं कर पा रहे तो फार्मर ने क्या किया, सुसाइड कर लिया कि आई कैन नॉट पे बैक। एंड ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे घूमता रहूंगा मैं ऐसे छाती तान कर, तो मैंने सुसाइड कर लिया। तो समाज कह रहे हैं कि समाज की वैल्यू को आपने ठीक से अपहोल्ड किया, ठीक है, अपहोल्ड किया वैल्यू को, तो ये समाज की आपने इज्जत बढ़ाई, तो इसलिए ऑल्ट्रुइस्टिक बना दिया, ठीक है। सिर्फ जस्टिफाई करना हम, दिस इज हाउ यू जस्टिफाई इट। एंड देन लेंडर के पर्सपेक्टिव से क्या था, फेटलिस्टिक। फेटलिस्टिक कैसे कि किस्मत ही है, इट इज योर फेट, कि अगर फार्मर को लगता है कि वो ओवरटली रेगुलेटेड है, कि अब उसके जो हमारे जो जो स्टेट के लॉज हैं, जो स्टेट के लॉज के तहत वो जो फार्मर बहुत ही खुद को रेगुलेटेड मानता है, लेंडर के पर्सपेक्टिव से देखें कि लेंडर उसकी किस्मत डिसाइड करेगा, अदरवाइज फार्मर को लगता है उसका बेस्ट एस्केप क्या है, बेस्ट एस्केप इज टू डाई। तो लेंडर के पर्सपेक्टिव से इट कम्स टू बी सीन एज फेटलिस्टिक, कि उसकी फेट इज डिसाइडेड। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपने पास एक छोटा सा टॉपिक जो सुसाइड का, रिलीजन कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो मैं क्विकली आई कैन जस्ट क्विकली रन यू थ्रू द टॉपिक ऑफ सुसाइड। कि पहली बात तो क्या थी, डेफिनेशन देखी हमने, एंड देन हमने बताया कि कैसे पॉजिटिविज्म में डाल सकते हो आप, कि डर्कहाइम ने किस तरह से पॉजिटिविज्म यूज करते हुए ये थ्योरी बनाई, एंड देन कुछ कंक्लूजन्स निकाले डर्कहाइम ने। सोसाइडोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं, इंटीग्रेशन में हाई लो, रेगुलेशन में हाई लो, ठीक है जी, एंड कुछ रेट कांस्टेंट हर जगह। सुसाइड सोशल फैक्ट कैसे बनता है हमने तब वो देखा, सोशल फैक्ट क्यों बनता है, दो चार पॉइंट लिखे वहां पर। एंड देन फार्मर सुसाइड का केस हमने देखा वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सरकार के, सोसाइटी के, एंड लेंडर्स के जिसने उधार दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रिलीजन शुरू करेंगे हम, एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।